नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब पूरी तरह से एक्शन मोड पर हैं। प्रदेश में स्थित ऑक्सीजन संयंत्रों का दौरा करने के बाद गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य विभाग के सचिव राजीव अरोड़ा और चंडीगढ़ के उच्चाधिकारियों के साथ प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई, इंजेक्शन, रेमडेसिविर की उपलब्धता और बेड की व्यवस्थाओं समेत कोविड की स्थिति का जायजा लिया है। प्रदेश में कोविड की स्थिति और व्यवस्थाओं पर निगरानी के लिए इस दौरान चंडीगढ़ मुख्यालय पर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम का इंचार्ज प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार को बनाया गया है, जहां से सभी उपायुक्तों के साथ तालमेल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा को 162 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की एलोकेशन केंद्र सरकार से हुई है, उसका प्रदेश में प्राथमिकता तय करके जिलों में सही ढंग से वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार से बात करके प्रदेश के लिए ऑक्सीजन की एलोकेशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टर एमएसएमई और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज को निर्देश दिए गए हैं कि वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्लांट से उद्योगों के लिए तैयार होने वाली ऑक्सीजन को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके देना सुनिश्चित करेंगे, ताकि मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी न रहे। और वहीं कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि के चलते हरियाणा सरकार ने शादी समेत सभी कार्यक्रमों में लोगों की संख्या कम करके 50 कर दी। वहीं कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन लगवाने के मामले में अब तेजी आने लगी है। यमुनानगर के विभिन्न सेंटर्स की तरह सरोजिनी कॉलोनी के सेंटर में भारी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। वैक्सीनेशन का काम तेजी पकड़ता हुआ है। इसके लिए सरकार ने विभिन्न स्तर पर कोशिश भी की है और उसी का नतीजा है कि लोग अब खुद सेंटर पर आ रहे हैं अपने परिवार के साथ। वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे डीएसपी रजत गुलिया ने बताया है कि इस समय सभी देशवासियों का एक ही फर्ज बनता है कि वो वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी की गई हैं उनका पालन करें। अच्छा रहा, बहुत ही वेल अरेंज सिस्टम है। सभी को टोकन नंबर अलॉट हो रहे हैं, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है और बड़ा ही कोर्डियल स्टाफ है। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग एलिजिबल है एज पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस सभी आगे आएँ, कोई पीछे ना हटे। ये वैक्सीनेशन कराना बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर आज हमारा कोई राष्ट्र को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो वो वैक्सीनेशन कराना है। और इस बीमारी के जितनी भी गाइडलाइंस हैं, चाहे मास्क डालना, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, अननेसेसरी बाहर ना निकलना, पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करना, यही हमारी सबसे बड़ी आज देश का कंट्रीब्यूशन है। जिस तरह कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो हम अपना पूरा ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ज़रूर उसकी पालना करें, क्योंकि यही एक बचाव का तरीका है। और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। तो जब तक बहुत ज़रूरी कार्य ना हो, अपने घर से किसी कार्य के लिए बात ना आए। तो नई इंस्ट्रक्शंस आई हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से, जिसमें अर्लियर इंस्ट्रक्शन जो सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस दूसरे पॉलिटिकल फंक्शंस थे, उनकी एंट्री और उनमें संख्या जो थी व्यक्तियों की पार्टिसिपेशन की, वो लिमिट कर दी गई है। पहले क्लोज स्पेसेस के अंदर डिपेंडिंग अपॉन एरिया मैक्सिमम सीलिंग 50 व्यक्तियों की थी, जिसको घटा के अब 30 व्यक्ति कर दिए गए हैं। और ओपन स्पेसेस में मैक्सिमम सीलिंग 200 थी। और वहीं करनाल जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव और सीजेएम जसबीर ने कहा है कि देश और प्रदेश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कमेटी बनाने का निर्णय लिया है और ये कमेटी कोरोना पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर यह कमेटी प्रशासन के साथ बनाई जानी है। उन्होंने कहा कि 18 साल से ज्यादा आयु के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू होगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के द्वारा न्यायिक परिसर में स्थित एडीआर सेंटर में 3 मई को टीकाकरण के लिए शिविर लगाया जाएगा। सीजेएम एडीआर सेंटर के सभागार में प्रेस को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण आए दिन मामले बढ़ रहे हैं। अंकुश लगाने के लिए समाज के हर व्यक्ति को आगे आकर कोविड के नियमों का पालन करना होगा। और वहीं सिरसा में कोरोना वैक्सीन की खेप आने के बाद टीकाकरण शिविरों को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। शनिवार को कोरोना की डोज समाप्त हो गई थी, जिसके बाद सभी तरह के टीकाकरण शिविर बंद कर दिए गए थे। अब वैक्सीन आने के बाद शिविर का संचालन शुरू कर दिया गया है। कोर्ट कॉलोनी स्थित मंदिर में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण शिविर का शुभारंभ हुआ है और सुबह से ही टीकाकरण के लिए 45 साल से ज्यादा आयु के लोगों का जुटना शुरू हो गया। आसपास के क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने शिविर में पहुंचकर टीका लगवाया है। शिविर में लोगों को पहली और दूसरी डोज दी जा रही है। बिल्कुल, पिछले काफ़ी टाइम से हम इस प्रयास में थे कि
एक और कैंप लगवा के यहाँ पे लोगों को फ्री में निःशुल्क जो है वैक्सीनेशन लगवाया जाए। और आज सेकंड डोज सभी बड़े खुश होकर लगवाने आ रहे हैं। मेरे पास काफ़ी फ़ोन भी आए हैं जैसे ही मैंने मैसेज डाला, और उम्मीद है कि लगभग 200-250 लोग आज यहाँ से इस सेवा का लाभ जरूर लेंगे। और मैं सभी से आपके माध्यम से निवेदन भी करना चाहूँगी कि ये जो सरकार के द्वारा कोरोना के जो टीके लगवाए जा रहे हैं, इसका अवश्य लाभ लें और देश को कोरोना मुक्त बनाने में अपना सहयोग। और दिल्ली एनसीआर से लगते क्षेत्र में जैसे जैसे कोविड-19 अपना तांडव मचा रहा है, वैसे वैसे सोनीपत जिले के कई स्थानों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही, जिसके चलते जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ सिविल अस्पताल में एक हाई लेवल मीटिंग की है। सोनीपत जिले में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले एकमात्र ऑक्सीजन प्लांट के मालिक राजवीर दहिया ने भी सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए। सोनीपत के कार्यकारी जिला उपायुक्त अशोक कुमार बंसल और सीएमओ जेएस पुनिया और अन्य डिप्टी सर्जन मौजूद रहे। मीटिंग में अधिकारियों ने निजी अस्पताल संचालकों को आदेश दिया था कि उनके पास जितने भी लोग हैं उनको उतनी ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। वहीं जिले में कोई भी पैनिक ना हो, उसके लिए अलग से एक मॉनिटरिंग टीम तैनात की गई है ताकि सभी अस्पतालों को उनके मरीजों के हिसाब से ऑक्सीजन वितरित की जाए। और कुरुक्षेत्र में एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम देखने को मिल रहा है, इसके बावजूद लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। 3 व्हीलर में प्रशासन ने 3 सवारियों को बैठाने की परमिशन दी है, लेकिन 3 व्हीलर में 7-7 सवारियां बैठाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, यात्री बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और ऐसे में कैसे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। पुलिस प्रशासन भी ऑटो चालकों के द्वारा गाइडलाइन की अवहेलना करने से रोक पाने में असफल साबित हो रहा है। वहीं जब मीडिया इस मामले को उठाता है तो पुलिस ऑटो की चेकिंग कर कार्रवाई करने का हवाला देती है। यात्री बैठ सकते हैं उस ऑटो, जो ज़्यादा बैठते हैं उसका चालान करें। मैंने यूनियन से कल भी रिक्वेस्ट की थी, प्रधान बुलाया था इनका, सभी को समझाया था कि ऑटो के अंदर कम से कम सवारी बैठाएं और जो सवारी बैठती है और कोविड-19 की हिदायतों का पालन करें। एक तरफ लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं तो दूसरी ओर कालाबाजारी करने वाले लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार बढ़ते सब्जी के रेट लोगों की कमर तोड़ रहे हैं और इसी को लेकर फरीदाबाद में सब्जी मंडी एसोसिएशन ने सब्जी की रेट लिस्ट जारी की है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। लगातार सब्जी फलों पर बढ़ते दाम लोगों की नींद उड़ा रहे हैं। काम धंधे पूरी तरीके से ठप पड़े हैं और लगातार महंगाई आसमान छू रही है। कुछ दिनों से सब्जी मंडी में आम लोगों को सब्जी खरीदने के लिए मना किया हुआ है और इसी का फायदा रिटेलर जमकर उठा रहे हैं और सब्जी मंडी से सस्ते दामों में सब्जी खरीदकर लोगों तक पहुंचाने वाले लोगों से दोगुने दाम वसूल रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर सब्जी मंडी एसोसिएशन ने सब्जियों की रेट लिस्ट तैयार की है ताकि गरीब जनता की जेब को कटने से बचाई जा सके। सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रधान की माने जो कोरोना की जो महामारी फैल गई है उससे बचाव के लिए मंडी एसोसिएशन ने हमारे हेड ऑफिस से और हमने डीसी ऑफिस से भी जो इंस्ट्रक्शंस आई थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये करा था कि जो रिटेलर हैं जो या रिटेल में जो बेचते हैं माल, वो लोग जैसे वो तो यहाँ से खरीद सकते हैं मंडी से आड़ती के थ्रू। बाकी जैसे कोई पर्सनली अपने घर के लिए जो ले जा रहा है उन लोगों को मंडी में आने की अभी थोड़े दिन मनाही रहेगी जब तक कि ये थोड़ा महामारी का टाइम है। तो इसको रोकने के लिए हमने जितने भी रिटेलर्स थे जो मासाखोर थे, हमारे रेहड़ी वाले थे, उनको हमने एक पास इस तरीके का बना के दे रहे हैं जिस पे उसका यहाँ फ़ोटो होगा, उसका आधार कार्ड होगा, उसका नाम नंबर सब कुछ लिखा होगा। सर इसलिए जारी करनी पड़ रही है कि बाहर यहाँ से ले जाके सब्जियाँ हमने मतलब ये लॉकडाउन के लिए इसलिए यहाँ फड़ बंद कराए थे मंडियों में कि भाई लोगों की भीड़ मंडी में ना आए और उनके घर तक सब्जियाँ पहुँचे। लेकिन इसके पीछे लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, मनचाहे दामों पर सब्जी बेच रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ से 10-12 रुपये किलो से ज़्यादा की सब्जी ज़्यादातर नहीं है, उन सब्जियों को 50 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये तक ये लोग बेच रहे हैं। हमारे जो सब्जी मंडी के जो प्रधान हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने एक आम जनता के लिए बहुत बढ़िया मुहिम चलाई है इससे आम जनता को काफ़ी फायदा होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे जो किसान लोग हैं वो हमारे मंडी में सस्ते दामों पे सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन जो रिटेल वाले हैं वो 4 गुना मंडियों उसमें गलियों में बेच रहे हैं 4 गुना दाम पे। हमारे सेक्रेटरी साहब ने लाइसेंस बना के दिए हैं रेहड़ियों के
और हमने सेक्रेटरी साहब को बोला है कि साहब ये सब्जी 4 गुना 5 गुना ज़्यादा बेच रहे हैं। और बात भिवानी की करते हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर पूरी तरह से तैयार है। सीएमओ डॉक्टर सपना ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिले में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी है। प्रदेश में कोरोना की स्थिति भयावहता की ओर जा रही है और इस बीच भिवानी में किस तरह की तैयारियां हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ है भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत जी। क्योंकि लगातार सपना जी खुद जो है पैथोलॉजिस्ट भी हैं और RT-PCR लैब भी इनके द्वारा यहाँ पर स्थापित करवाई गई थी। हालांकि पहले हमने देखा था कि 24 घंटे से पहले तमाम नतीजे जो है सामने आते थे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई थी टेस्ट की, चाहे बात करें। और सूबे की सरकार भी ये बात कहती है, देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटिंग, ये 3 चीजें। हालांकि पहले SMS की बात आई थी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजर, लेकिन अब TTT की जब बात आती है, कितनी टेस्टिंग हो रही है, कितनी ट्रैकिंग हो रही है और कितनी अगर बात करें जो उपचार है मरीजों का वो कितना हो पा रहा है और कितने बेड्स हैं यहाँ पर, क्योंकि उपलब्धता की अगर बात करें निजी अस्पतालों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं पूरे जिले की अगर मैं बात करूँ? भिवानी जिले में हमारे पास 10 हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व हैं, जिसमें 311 बेड्स टोटल हम कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व कर चुके हैं। ये बेड्स की हमारी बढ़ाने की कोशिश जो है वो जारी है। आज की डेट में हमारे पास लगभग 190 पेशेंट्स जो हैं वो एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में। और एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 1336 केसेस भिवानी में आज की डेट में एक्टिव केसेस हैं। जहाँ सैम्पलिंग की बात आपने करी है, तो सैम्पलिंग ज़िले में हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ये हमारी 1200 से 1400 तक की जो हमारी सैम्पलिंग है वो हम कर पा रहे हैं। इसको और भी बढ़ाने के लिए हमने सैम्पलिंग टीम्स को और जोर दिया गया है कि आप जहाँ तक हो सके सैम्पलिंग को बढ़ाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, जो रिजल्ट्स की बात करें, रिजल्ट जो है वो 2 से 3 दिन में आ रहे हैं, वही रिजल्ट जो कि आपके खुद के कार्यकाल में 1 दिन में जो आते थे, अभी दोबारा से जिस तरह से, क्योंकि लगातार हमने देखा था कि जो लैब अटेंडेंट्स है या लैब के जो टेक्नीशियन हैं अधिकांशतः वो भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। जाहिर तौर पर तो उनको भी कहीं न कहीं रेस्ट देना पड़ेगा, क्वारंटीन करना पड़ेगा। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इसी वजह से कहीं न कहीं आपकी टीम जब प्रभावित हुई है तो निश्चित तौर पर ये प्रभाव टेस्ट पर भी पड़ा है, और जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक मरीज क्या पता ना जाने कितने लोगों को इन्फेक्ट कर देते होंगे? जो टेस्टिंग की रिपोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, पहले हम 24 घंटे में ये सिर्फ भिवानी की लैब की ही नहीं, लगभग हर लैब की यही समस्या आज के दिन में है कि पहले जो टेस्टिंग की जाती थी उसमें पूलिंग सैंपल्स लगाए जाते थे, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट इतना ज़्यादा नहीं था। अब क्योंकि पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है तो हम सिंगल टेस्ट लगाने के लिए मजबूर हैं। इसी वजह से हमारे कम सैंपल्स चल पाते हैं प्रतिदिन, और टाइम उसी हिसाब से फिर 24 घंटे ना लगकर 48 या 72 आवर्स तक हम रिपोर्ट दे पाते हैं। और कोशिश फिर भी हमारी यही रहती है कि जो टेस्टिंग है उसको हम जल्द से जल्द प्रोवाइड करा पाएँ, क्योंकि जैसा आपने कहा वो मैं इसको सही मानती हूँ कि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम पेशेंट्स के ऊपर ट्रीटमेंट और आगे की कार्रवाई तभी शुरू कर पाएंगे जब रिजल्ट सामने आए। जाहिर तौर पर डॉक्टर साहब, अब क्योंकि मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, बेड्स की बात करें, 10 अस्पताल जो ऐसे हैं इंक्लूडिंग आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उनको मिलाकर के 10 अस्पताल हैं जहाँ पर कितने बेड की कितनी तादाद है, वेंटिलेटर की बात करें या फिर ऑक्सीजन युक्त जो बेड है उनकी बात करें, कितने मरीज कितने बेड्स इस तरह से? डाटा के हिसाब से हमारे पास 183 डेथ्स हैं जो अब तक हो चुकी हैं जब से कोरोना पैंडमिक शुरू हुआ है। कोरोना से रिलेटेड जो डेथ्स हैं हमारे पास 183 ऑन रिकॉर्ड हैं, और ये डेथ्स जो हैं पिछले साल नवंबर और सितंबर-नवंबर में देखी गई थी कि जो बढ़ रही थी। अब ये इस साल में अभी हमें काफ़ी डेथ्स रोज़ की रोज़ देखने को मिल रही हैं, 3, 4, 5 की रोज़ की हमारे को डेथ सामने मिल रही है। करने के डॉक्टर सपना गहलावत जिनका साफ तौर पर कहना है कि भिवानी जिला पूरी तरह से तैयार है, हालांकि व्यवस्थाएं की गई हैं 10 अस्पतालों में, चाहे निजी अस्पतालों की बात करें या फिर सरकारी अस्पतालों की बात करें। बेड्स की बात करें, बेड्स भी जो है यहाँ पर अभी तक की मौजूदा स्थिति की बात करें वो माकूल बताए जा रहे हैं ज़िले की तुलना अगर करें, क्योंकि वहाँ पर 2100 से ज़्यादा मरीज अभी तक कोरोना पॉजिटिव के आ चुके हैं, येलो जोन में वो ज़िला जा चुका है। और बहरहाल की अगर भिवानी की स्थिति की बात करें, फिलहाल अगर चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें या फिर दूसरी तमाम चीज़ों की बात करें, दवाओं की बात करें, यहाँ पर उपलब्धता विभागाधिकारियों के द्वारा बताई जा रही है।
लेकिन प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल होने के नाते इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि लोग पैनिक ना हो, पूरी तरह से जो है जिस तरह की जो गाइडलाइंस आती है उनको फॉलो करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अति आवश्यक कार्य हो तभी घरों से बाहर निकलें, क्योंकि जान है तो जहान है। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिता अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। प्रदेश में और वहीं अंबाला में एक निजी रेस्तरां के सामने मैदान में एक युवक और महिला संदिग्ध अवस्था में मिले हैं। महिला के सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई, जबकि युवक नशे की हालत में पुलिस को मिला है। पुलिस ने मृतक महिला के शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है, जबकि नशे की हालत में युवक मंजीत को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। युवक और युवती संभालखा तहसील के टिबाणा गाँव के बताए गए हैं। पुलिस फिलहाल जाँच में जुटी हुई है। दोनों के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। तो उससे थोड़ी सी बातचीत करने में पता चला है कि वो किवाणा गांव के रहने वाले हैं। वो जो लेडी है उनके पड़ोस की है। तो अभी स्पष्ट तौर पे कुछ भी कह नहीं पाएंगे आपको हम। अभी इसकी जांच कर रहे हैं। हमारी इनके फ़ोन पे आया था इनके घर वाला का फ़ोन, उससे मैं बात हुई, उनको हमने बुलाया है और इन बॉडी हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट अभी करा रहे हैं, उसको भी हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया है। अभी सारी चीज़ें स्पष्ट करने के बाद ही आपको स्पष्ट तरीके से बताया जाएगा। क्या पता लगा ये सिर में चोट कैसे लगी है कुछ? ये देखिए सर, अभी एक साथ कुछ भी कहना ठीक नहीं है। ये सारा जांच का विषय है, आपको जांच उपरांत सब स्पष्ट करेंगे। किवाणा गांव कहाँ है? नहीं, जैसे इसने बताया संभालका के पास इसका गाँव है ये। तो अभी इनके घर वाले आएंगे, वो स्पष्ट तरीके से बताएंगे क्या है, उसके बाद ही स्पष्ट करेंगे। और वहीं चरखी दादरी के कलाली गांव के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार सफारी कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दो गाड़ियों का भाई बचाने के चक्कर में एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और जो भाई गाड़ी पेड़ में टकरा गई थी और इसमें 3 जनों की मौत हो चुकी है और भाई गाड़ी वहाँ से भगा ले गया जो ड्राइवर था और गाड़ी का नंबर मालूम हो गया है और पुलिस कार्यवाही कर रही है। ये जा रहे थे जी, प्रोग्राम था, ये तेल चाल डलवाने के लिए जा रहे थे वहाँ आदमपुर। इनके प्रोग्राम था, लड़का हुआ था इसका, जो आज एक्सपर हुआ ना, इसका साढ़े के लड़का हुआ था, उसके प्रोग्राम में आई हुई थी। ये गाड़ी थी वो टाटा सफारी गाड़ी थी जिसमें सवार हो गए। हाँ, ये 5 जने बैठे थे इसमें और 2 बचे हुए हैं और 3 में मौत हो गई है। एक जो पीजीआई रेफर किया था रात। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर।